हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज़ एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। उसका कौन सा टॉपिक? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, ये चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड साथ में थोड़ा लेंदी भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझेंगे एंड देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पूरी डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, सबसे पहले तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसकी कुछ वीडियोस मैंने पहले ही बता दी है, मतलब उसमें कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, उसकी प्रोसेस में क्या स्टेप्स रहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके आप वही वीडियोस देखिए। वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एंड देन फिर आना इस टॉपिक पर। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। सबसे पहले तो अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे ना तो वो क्या है? ढांचा। ढांचा वर्ड सुना होगा, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक ढांचा रहता है जिससे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी स्केलेटन है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आप देख पाएंगे, कभी आप लैब गए होंगे अपने स्कूल में तो आपने देखा होगा अलग से एक स्केलेटन टंगा रहता है, एक हड्डियों का ढांचा टंगा रहता है। तो उससे हमें क्या समझ में आता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना वो उसके उस स्केलेटन, उस ढांचे के अनुसार ही बने हुए हैं। ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी एक स्केलेटन है जिसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन में चीजें होती हैं, काम होता है। ठीक है, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता कैसे है एंड क्या रहता है वो हम अलग से चार्ट में भी पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उसके थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफर्स टू द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को हम बोल सकते हैं रूल्स, फ्रेमवर्क को हम बोल सकते हैं सिस्टम, या फ्रेमवर्क को अगेन हम बोल सकते हैं स्केलेटन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जिसके अंतर्गत जो मैनेजरियल टास्क रहते हैं जिन्हें मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं एंड जो ऑपरेटिंग टास्क रहते हैं जो कि ऑपरेशनल लेवल के टास्क रहते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सो ये है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। अगर एक मार्क्स में आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफर्स टू द स्केलेटन विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब उसके बाद क्या देके रखा है, इट स्पेसिफाइज अ रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। बोला जा रहा है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो लोगों के, कामों के एंड रिसोर्सेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताता है। मतलब इन तीनों चीजों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमें कौन बताता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि अगर पूछा जाए मैनेजर एंड सुपरिंटेंडेंट के बीच में क्या रिलेशन है तो वो किसके थ्रू पता चलेगा? वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू ही पता चलेगा। ठीक है, आया समझ में? एज बिजनेस ऑपरेट्स इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यूसली रिव्यू इट्स प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज शुड ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू पीरियडिक रिव्यू टू डिटरमाइन इफ मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि आपको पता है जो बिजनेस है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करता है, ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं ना।
रेगुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है, तो इसलिए जो मैनेजमेंट है उसको अपने प्लान्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है उसको भी रिव्यू करना चाहिए, ताकि अगर कोई चेंजेस लग रहे हैं, ठीक है, अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है या उतनी एफिशिएंसी या इफेक्टिवली अपने कामों को नहीं देख रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी पोजीशन को हटा के, मतलब उसको वहां से हटा के अपनी जगह से हटाकर किसी और को रखा जाए, ठीक है। आया समझ में? तो बोला जा रहा है हमें पता है जो बिजनेस है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करता है, तो मैनेजमेंट को अपने प्लान्स भी टाइम टू टाइम रिव्यू करने पड़ते हैं और करने ही चाहिए। एंड साथ में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसको भी रिव्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि अगर कुछ मॉडिफिकेशन की नीड आती है, कुछ चेंजेस की नीड आती है, तो वो भी कर दिए जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी डायनामिक सो दैट इट कैन चेंज एंड एडजस्ट एज पर सिचुएशंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोला जा रहा है, जो गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना वो डायनामिक होना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी चेंजेस की नीड लगती है तो वो आराम से उस चेंजेस को एडप्ट कर ले सिचुएशन के हिसाब से, एंड कुछ भी चेंजेस अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चाहिए तो वो चेंजेस भी हम कर पाए, ठीक है। आया समझ में? चलिए, अकॉर्डिंग टू पीटर डकर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसेबल मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। And the wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it। बोला जा रहा है पीटर डकर के अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस में, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गलत बनाता है तो इससे जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्यों नीड है? A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over business operations। बोला जा रहा है अगर एक बिजनेस में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, बिजनेस में किसी को भी किसी से कम्युनिकेट करना है तो वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि अच्छे से पता है उसको कि मेरा जो सुपीरियर है वो कौन है, मैं किसको अकाउंटेबल हूँ और मुझे किससे कमांड्स लेने हैं, किससे ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एंड सारी ही चीजें जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है। आए समझ में? इन केस ऑफ वन मैन शो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट नीडेड एज ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द ओनर हिमसेल्फ। क्या बोला जा रहा है, अगर वन मैन शो है, वन मैन शो का मतलब अगर एक ही इंसान है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एक उसने शॉप खोली हुई है या एक बोल सकते हैं मतलब एक बड़ा सा एरिया खोला हुआ है, अपने लिए एक फ्लैट लिया हुआ है या अपने लिए एक ऑफिस बनाया हुआ है, खुद से ही वो सारे काम कर रहा है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके खुद के बिजनेस में सिर्फ वो अकेला ही है एंड ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, सारे ही काम वो खुद से कर सकता है, इतना एफिशिएंट वो है, इतना लायक वो है कि वो सारे ही काम खुद से कर ले, तो इसलिए उसको किसी और की नीड ही नहीं पड़ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो बोला जा रहा है उस केस में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वन मैन शो केस में बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक अकेला इंसान ऑर्गेनाइजेशन में है तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी ही एक्टिविटीज वो खुद से कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है हाउएवर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज it becomes difficult to coordinate the function and activity of different members। क्या बोला जा रहा है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है तब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों की नीड पड़ती है, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आया समझ में? सपोज कीजिए मेरी एक बैंगल की शॉप है, ठीक है,
मतलब एक बैंगल्स बनाती हूँ, ठीक है, बैंगल शॉप है तो मैं खुद से बनाती हूँ, खुद से बेचती हूँ। एक छोटी सी शॉप मैंने अभी स्टार्ट करी है, ठीक है, आया समझ में। लेकिन मेरी जो सेल है वो बहुत अच्छी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छी कमाई हुई, तो मैंने सोचा इस बैंगल शॉप को एक्सपैंड कर दिया जाए, ठीक है। तो एक्सपैंड करा, अपनी शॉप को बढ़ाया, ठीक है। शॉप की जगह एक बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन खोल ली जिसमें अलग अलग लोग मैंने हायर कर लिए बनाने के लिए, किसी को सेल करने के लिए रख दिया, किसी को पैकिंग के लिए बिठा लिया, किसी को फाइनेंस देखने के लिए बिठा लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया है। तो उस केस में अकेले मैं सभी काम नहीं कर सकती, तो मुझे लोगों को रखना पड़ेगा। तो अगर मैं लोगों को रख रही हूं तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना मेरे लिए जरूरी हो जाएगा, ताकि लोगों को पता रहे उनको काम क्या करना है, एंड काम करने के बाद किससे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं एंड किसको जाके इन्फॉर्म करना है, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या बेनिफिट्स हैं, तो क्या बोला जा रहा है, अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंश्योर्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। सेम वही बात बोली जा रही है, अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है तो जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ हो जाती है, ठीक है, एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जस्ट अभी पढ़ा था, एंड जो भी एक्टिविटीज है उनमें अच्छा खासा बेटर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, मतलब सभी एक्टिविटीज अच्छे से होने लगती हैं एंड साथ में लोग एक दूसरे से प्रॉपरली अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। An organization structure provides a framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individuals and departments। क्या बोला जा रहा है कि जो organization structure है वो एक framework provide करता है, framework मतलब rules provide करता है, एक system provide करता है which enables the enterprise to function as an integrated unit, जिसकी वजह से जो सभी लोग हैं वो combine होके इंटीग्रेटेड यूनिट बनके काम करते हैं, एंड साथ ही में सभी को, सभी इंडिविजुअल्स को, सभी एक एक इंसान को पता रहता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड हर एक डिपार्टमेंट को भी पता रहेगा कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल मिलके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएटेड। अब मेन बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बनता कैसे है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिबरेटली डिजाइन एंड प्लान। क्या बोला जा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो जानबूझ के डेलिबरेटली डिजाइन किया जाता है एंड प्लान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही है, उसको जानबूझ के बनाया जाता है पहले से ही, ठीक है। इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को देखते ही बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको डेफिनेशन देके रखी है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें बोला जा रहा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। अब हम इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई नॉर्मल सा टास्क है, ठीक है, या कोई नॉर्मल सा काम है, ज्यादा टेक्निकल या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक सुपीरियर जो है उसके अंडर में 100 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो 100 सबऑर्डिनेट्स हैं वो किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, इस सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं एंड इसी को जाके चीजें इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। मतलब ज्यादा टेक्निकल वाला काम नहीं है। तो ये जो सुपीरियर है इसके अंडर में हमने 100 सबऑर्डिनेट्स रख दिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई टेक्निकल, कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है तो उस केस में क्या हम एक सुपीरियर के अंडर में 100 सबऑर्डिनेट्स रख पाएंगे? क्या वो सभी को देख पाएगा, सभी पर ध्यान दे पाएगा? नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल काम है, थोड़ा लेंदी काम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक सुपीरियर के अंडर में हम सिर्फ और सिर्फ 10 सबऑर्डिनेट्स ही रखेंगे,
ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे बनता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को हमें देखना पड़ता है कि कैसा काम है एंड किसके अंडर में कितने लोग रहने वाले हैं, एंड उसी के हिसाब से क्या बनता है, उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर, मतलब एक सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करने वाला है, उसी को हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, और इससे हमें पता चलता है कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रहने वाले हैं। ठीक है, सो मैनेजर मस्ट कंसीडर द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट व्हाइल क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते वक्त मैनेजर को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहां पर क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज शोन इन फिगर। अब इस फिगर में आपको पूरा क्या देके रखा हुआ है कि एक फर्म के अंदर कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये आपको एक रफ फिगर देके रखा है। जैसे कि आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में कौन आ जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है, आया समझ में, कौन आ जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, देन उसके बाद ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इनके अंडर में कौन रहने वाले हैं, सारे ही कंपनी में जितने भी मैनेजर्स हैं वो रहने वाले हैं। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया एंड मार्केटिंग मैनेजर हो गया। सपोज कीजिए 4 डिपार्टमेंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो सबके लिए एक एक इंचार्ज तो रहेगा जिसे हम मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पे नाम दिया हुआ है प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, अब इन चारों का एक हेड रहेगा जिसे हम बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो इन चारों को अगर कोई भी दिक्कत आती है या कुछ भी ऑर्डर्स लेने हैं तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर से लेंगे। ठीक है, एंड कुछ भी चीजें इन्फॉर्म करनी है देन अगेन वो किसके पास जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में 2 लोग आएंगे, एक तो फैक्ट्री मैनेजर एंड नेक्स्ट होगा स्टोर मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर पूरे फैक्ट्री की एक्टिविटीज को देखेगा एंड स्टोर मैनेजर सिर्फ स्टोर पे ध्यान देगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो बेसिकली क्या चीजें देखता है, प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, और कितने बनाने हैं, कितनों की जरूरत है, कितना स्टोर करके रखना है, ये सब चीजें देखते हैं। तो स्टोर मैनेजर सिर्फ स्टोरिंग पे ध्यान देगा, फैक्ट्री मैनेजर पूरी फैक्ट्री पे ध्यान देगा। ठीक है, एंड ये जो दोनों ही मैनेजर हैं किससे ऑर्डर लेने वाले हैं, प्रोडक्शन मैनेजर से ऑर्डर लेने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में। अब अगर हम फैक्ट्री मैनेजर की बात करते हैं तो फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में आ जाते हैं फोरमैन्स। ठीक है, फोरमैन बेसिकली क्या होते हैं, फोरमैन इंचार्ज होते हैं वर्कर्स के। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं वर्कर्स के सुपीरियर, या हम बोल सकते हैं फोरमैन के अंडर में जितने भी लेबर्स वर्कर्स होते हैं ना वो काम करते हैं। अब ये जो फोरमैन है इनका हेड कौन रहेगा, फोरमैन का हेड रहेंगे फैक्ट्री मैनेजर। अब हम आ जाते हैं परचेज मैनेजर पर। तो परचेज मैनेजर के अंडर में कौन रहने वाला है, परचेज मैनेजर के अंडर में रहेगा परचेज ऑफिसर एंड परचेज असिस्टेंट। ठीक है, मतलब ये दोनों ही लोग जो रहेंगे वो किसको अकाउंटेबल रहेंगे, वो रहेंगे परचेज मैनेजर को अकाउंटेबल। इन दोनों का ही सुपीरियर कौन रहने वाला है, परचेज मैनेजर। तो सारे ही ऑर्डर्स परचेज मैनेजर इन दोनों को जाकर देगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फाइनेंस मैनेजर की, तो फाइनेंस मैनेजर के अंडर में एक अकाउंट्स मैनेजर रहेगा एंड दूसरा ऑडिट मैनेजर रहेगा। अकाउंट्स मैनेजर जो है वो अकाउंट्स बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, एंड ऑडिट मैनेजर जो रहेगा उन अकाउंट्स को चेक वगैरह करेगा। ठीक है, आया समझ में। एंड ये दोनों ही लोग फाइनेंस मैनेजर से जाकर इंस्ट्रक्शंस लेंगे, ऑर्डर्स लेंगे। ठीक है, एंड कुछ भी चीजें इन्फॉर्म करनी होंगी तो दोनों ही फाइनेंस मैनेजर को जाकर कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजर की, तो मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में एक कौन रहेगा, सेल्स मैनेजर एंड दूसरा कौन रहेगा, रिसर्च मैनेजर।
ठीक है। एंड ये जो दोनों ही लोग हैं वो किसको अकाउंटेबल रहेंगे, मार्केटिंग मैनेजर को अकाउंटेबल रहेंगे एंड सारे ही ऑर्डर जाके वो मार्केटिंग मैनेजर से लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या देखा है, ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड रहता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के, मतलब कितने लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। छोटी सी कंपनी है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हो सकता है कि सिर्फ एक ही मैनेजर की ज़रूरत पड़े एंड उसी के अंडर में सब ऑर्डिनेट्स या सुपरिंटेंडेंट्स काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे बनता है एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को देखते हुए ही बनता है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।